Good morning, students. Today's our topic is the Cold War era. ये हमारा फर्स्ट लेसन है क्लास 12 का। तो इसमें हम शीत युद्ध के युग के बारे में पढ़ेंगे। कोल्ड वार मीन्स शीत युद्ध यानी कि ठंडा युद्ध। तो इसकी स्टार्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी और इसमें किस किसने किस तरह से पार्टिसिपेट किया था। इन सभी चीजों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टू वर्ल्ड वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो हैं वो कोल्ड वार की नींव मानी जाती हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हमारा 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। उसके बाद फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर हमारा 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसका एक इम्पोर्टेंट रोल था जो कोल्ड वॉर है उसमें। और इम्पोर्टेंट रोल कैसे था, क्योंकि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में दो फोर्सेस थी, दो गुट थे जिनमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो लड़ा गया था। ये दोनों ग्रुप जो थे उनको हम एलाइड फोर्सेस और एक्सिस फोर्सेस के नाम से जानते हैं। यानी कि जो एलाइड फोर्सेस थे उसमें यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस, और एक्सिस फोर्सेस जो थे इसमें जापान, जर्मनी और इटली शामिल थे। तो ये कंट्रीज जो थे ये आमने सामने थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब बात आती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार किसकी हुई थी। तो एक्सिस फोर्सेस जो थी इनकी हार हुई थी और जो एलाइड फोर्सेस थी वो जीत गई थी। तो एक्सिस फोर्सेस में जो था वो जापान, इटली और जर्मनी थे। इटली और जर्मनी जो थे वो पहले ही हार मान चुके थे। जापान पर यूएसए ने एटॉमिक अटैक किया था, यानी कि जो न्यूक्लियर बम थे वो गिराए थे उसके दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा जो था उस पर 6 अगस्त को बम गिराया गया था 1945 में, और उसके जस्ट 3 डेज आफ्टर ही क्या हुआ था, आफ्टर 3 डेज ही नागासाकी जो शहर था उस पर एटॉमिक बम गिराया गया था। तो इसमें क्या था कि जो यूएसए था वह इस चीज को शो कर चुका था कि वह बहुत पावरफुल है, उसके पास न्यूक्लियर पावर जो हैं वो स्टोर हैं, यानी कि उसके पास न्यूक्लियर पावर्स भी हैं। उसने ये चीज दुनिया को दिखा दी थी। और जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे, अगर उनकी बात करते हैं तो उनके नाम जो थे वो हेटमैन और लिटिल बॉय के नाम से गिराए गए थे। उसके बाद जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे उससे जापान जो था वो सरेंडर कर चुका था। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वह खत्म हो चुका था और जो जितने भी देश इसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे उनकी हालात जो थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब वर्ल्ड में 2 ही देश ऐसे बचे थे जो सुपर पावर थे, यानी कि पावरफुल थे। मतलब युद्ध के बाद उनकी स्थिति ऐसी खराब नहीं हुई थी, उनकी सिचुएशन इतनी खराब नहीं हुई थी कि वो ज्यादा परेशान हो, यानी कि उनकी हालात जो थी वो कंट्रोल में थी। तो अब वो दोनों देश कौन कौन से थे, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए जो है वो अपने आप को सुपर पावर के रूप में दिखाना चाहता था और यूएसएसआर जो था वो अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता था। दोनों देश एक दूसरे को टक्कर देने वाले थे, दोनों देशों में कंपटीशन था। और उसके बाद फिर क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, यानी कि ठंडे युद्ध यानी कि शीत युद्ध की शुरुआत होती है। और जो कोल्ड वॉर की बिगिनिंग है उसको हम जो एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसी से ही हम जो कोल्ड वॉर है उसकी बिगिनिंग मानते हैं। अब क्या होता है कि जो यूएसए और यूएसएसआर हैं, जो
सुपर पावर के रूप में आगे आना चाहते थे, तो अब दोनों ने अपने अपने ग्रुप बना लिए थे। तो यूएसए जो है वो वेस्ट में पड़ता है, इसलिए उसका जो ग्रुप था उसको वेस्टर्न अलायंस के नाम से जाना गया। और यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर ईस्ट में पड़ता है, इसलिए इसका ग्रुप जो है ईस्टर्न अलायंस के रूप में जाना गया। वेस्टर्न अलायंस जो है, इस ग्रुप में जो देश शामिल हुए थे, फ्रांस, ब्रिटेन, वेस्ट जर्मनी एक्सेट्रा, और भी देश बहुत सारे थे जो इसमें शामिल हुए थे। यूएसएसआर ईस्टर्न अलायंस के नाम से जाना जाता है। इस ग्रुप में रोमानिया, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी एक्सेट्रा यानी कि और भी देश जो थे वो शामिल हुए थे। अब जो कोल्ड वॉर है उसकी जो सिचुएशन थी वो बनी कैसे थी, उसकी जो सिचुएशन बनी थी, इस कोल्ड वॉर में किसी भी वेपन्स का यूज नहीं किया गया था, यानी कि ये हथियारों से लड़ा हुआ युद्ध नहीं था। लेकिन यूएसए और यूएसएसआर में ऐसी कंडीशन बनी हुई थी कि वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उसको एहसास होता है, एक दूसरे को एहसास होता है कि अगर हम इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो ये भी हमें बराबर का नुकसान पहुंचा सकता है। तो उनमें एक रिलेशनशिप बना था डिफरेंस का। तो डिफरेंस रिलेशनशिप में क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है अप्रोच, यानी कि एक दूसरे को जब हम जानते हो कि भाई अगर हमारे बीच युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो अगर हम इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो इससे ज्यादा नुकसान ये हमें भी पहुंचा सकता है, तो उसको रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। यानी कि लड़ने का, झगड़ने का मन दोनों का, मतलब दो आदमी पावरफुल होते हैं और दोनों पावरफुल होते हैं तो दोनों का लड़ने का मन करता है, लेकिन एक दूसरे को देख करके वो ये एहसास करते हैं कि भाई अगर मैं इसको कुछ भी नुकसान पहुंचाऊंगा तो ये भी मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंस कहलाती है। तो यूएसए और यूएसएसआर में जो रिलेशनशिप थी वो डिफरेंस वाली थी। और बहुत सारी चीजें थी जो ये कोल्ड वॉर के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तरदायी मानी जाती हैं। तो जैसे इसमें एक सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करेंगे क्यूबान क्राइसिस के बारे में। क्यूबान क्राइसिस जो है ये 1962 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि एक जैसे मैंने बना दिया यहाँ पर, ये यूएसए बना दिया, ये देश यूएसए है और यहाँ हमारा रसिया है यानी कि यूएसएसआर है, और एक छोटा सा देश यहाँ पर जिसको क्यूबा के नाम से जाना जाता है। तो क्यूबा जो है ये, अब बात आती है कि भाई यहाँ क्यूबा क्राइसिस जो था वो क्या था। क्यूबा क्राइसिस क्या था, ये जो कोल्ड वॉर है इसमें काफी इंपॉर्टेंस रखता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले जो इनमें लड़ाई थी दोनों में, यूएसए और यूएसएसआर में, वो थी आइडियोलॉजी की लड़ाई। आइडियोलॉजी मतलब दोनों की जो विचारधारा थी वो अलग अलग थी। जो यूएसए की आइडियोलॉजी थी वो थी कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद वाली जो आइडियोलॉजी थी, और लिबरल डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी थी। और यूएसएसआर जो था ये कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद, और सोशलिज्म को सपोर्ट करता था। तो दोनों में क्या था कि ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों की आइडियोलॉजी जो थी वो एक दूसरे से अपोजिट थी। तो दोनों के जो अपोजिट होते हैं, जब दो आदमी एक दूसरे से अपोजिट होते हैं तो उनमें झगड़ा होना पॉसिबल है। तो अब यूएसए और यूएसएसआर दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग थी। अब यहाँ क्यूबा का क्या रोल है, क्यूबा जो है ये एक छोटा सा देश है, लेकिन ये कम्युनिज्म को ही सपोर्ट करता है। इसको सपोर्ट करता है कम्युनिज्म को। कम्युनिज्म, अब ये भी कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है और ये भी कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है, लेकिन यूएसए के ये बिल्कुल नियर है, यानी कि अब यूएसए जो है इस पर अटैक कर सकता है या इसको जबरदस्ती कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी है उसको अपनाने के लिए ये इसको मजबूर कर सकता है। तो यूएसएसआर ने सोचा कि भाई यहाँ पर क्यों ना अपना कब्जा बनाया जाए। तो यूएसएसआर ने यहाँ पर अपनी जो वारशिप थी उनको भेजना स्टार्ट कर दिया।
तो यहाँ पर जो मिसाइल थी वो उसने भेजनी स्टार्ट कर दी। अब यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे JF कैनेडी और यूएसएसआर से जो थे वो थे निकिता खुश्रोव। तो यूएसए जो है उसको पता लगा कि भाई जो यूएसएसआर है वो क्यूबा में अपनी जो मिसाइल है वो सेट कर रहा है, तो मिसाइल जो है भेज रहा है। यानी कि यूएसएसआर ने अपना जो मिलिट्री स्टैंड था ना वो क्यूबा में बना लिया था, और उसका जो मेन मकसद था वो यही था कि जो क्यूबा है और यूएसए है इसकी डिस्टेंस जो है वो ज्यादा नहीं है। सपोज करो कि अगर उसको यहाँ से अटैक करना पड़ेगा तो यूएसए जो है उसकी दूरी बहुत ही ज्यादा है, अगर यहाँ से उसको अटैक करना पड़ता है तो यूएसए की ज्यादा दूरी नहीं है, यानी कि यूएसए के बिल्कुल जस्ट नीचे आकर के बैठ जाता है ताकि यूएसए पर अटैक करना मुश्किल ना हो। तो यूएसए को पता लग गया कि भाई यूएसएसआर ने मिसाइल जो है वो भेजनी स्टार्ट कर दी है, तो उन्होंने रास्ते में ही उसको रोकने की कोशिश की, और यूएसए और यूएसएसआर में आपस में बहुत ज्यादा जो डिफरेंस वाली फीलिंग थी वो बढ़ती चली गई थी। और जब दोनों देशों को ये एहसास हुआ कि भाई अगर हम युद्ध होता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, तो उसके कारण उन्होंने ये जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था इसको बातचीत के द्वारा ही सॉल्व कर लिया गया। तो ये क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो था ये इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके ये तो नहीं है कि भाई क्यूबा क्राइसिस ही हुआ था, यानी कि कोल्ड वॉर में बहुत सारे क्राइसिस ऐसे हुए थे जिनके कारण ऐसी स्थिति बनी थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा, यानी कि ऐसी स्थिति कई बार बनी थी जब ऐसा लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो होकर रहेगा। जैसे इसमें एक तो क्राइसिस ऑफ कोरिया है, कोरिया का क्राइसिस हुआ था ये 1950 से 53 में हुआ था। बर्लिन है, बर्लिन जो है ये 1958 से 62 तक हुआ था। कांगो हुआ था, कांगो में 1960 में हुआ था। इसके अलावा वियतनाम में भी हुआ था, वियतनाम जो है उसका भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और कई बार ऐसी स्थिति बनी थी कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है उसको ऐसा माना जा रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो होकर रहेगा। अब बात आती है वेस्टर्न अलायंस की। वेस्टर्न अलायंस अब क्या किया था, दोनों देशों ने दूसरे देशों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सोची थी। तो वेस्टर्न अलायंस यानी कि जो यूएसए था वो वेस्ट में पड़ता था, इसलिए उसने वेस्टर्न अलायंस में यानी कि एक नाटो बनाया था। नाटो जो था, नाटो यानी कि नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसी को देख करके जो ईस्टर्न अलायंस था उसने वार्सा पैक्ट की स्थापना की थी, यानी कि इसको वार्सा पैक्ट को ऑर्गेनाइज कर दिया। अमेरिका ने नाटो को कर दिया और इसने वार्सा पैक्ट को कर दिया। 1949 में नाटो को बनाया गया था और 1955 में वार्सा पैक्ट को। तो इसमें क्या था, नाटो में जो कुछ देश शामिल थे उनमें एक ट्रीटी हुई थी कि भाई अगर किसी भी देश पर कोई भी दूसरा देश अटैक करता है तो वो, इसमें लगभग 12 देश शामिल थे। तो 12 देश शामिल थे, तो उन 12 देशों ने एक जो ट्रीटी बनाई थी, एक संधि की थी कि भाई अगर किसी को भी दूसरा देश अटैक करता है किसी इस ग्रुप में से किसी भी देश पर, तो वो सभी देशों पर अटैक माना जाएगा। यानी कि ये नहीं है कि भाई अगर कोई भी देश मतलब यूएसएसआर अगर इनमें से किसी एक देश पर भी अटैक करता है तो सारे के सारे देश जो हैं वो उसका जवाब देंगे। और इसी तरह ईस्टर्न अलायंस में वार्सा पैक्ट की स्थापना की गई थी। उसके बाद यूएसए ने सीटो और सेंटो की भी स्थापना की थी। सीटो जो था ये था साउथर्न ईस्टर्न एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो जो था ये सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है कि जो स्टार्टिंग ऑफ नाम, कुछ देश ऐसे भी थे जिनको दोनों ग्रुप में से किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना था, क्योंकि वो न्यूली फ्रीडम हासिल की थी उन्होंने,
और जो नए नए स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए देश थे उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो किसी भी ग्रुप में शामिल होकर के किसी भी वॉर में शामिल होकर के अपनी स्थिति को और ज्यादा खराब कर लें। तो उन देशों ने एक नाम की स्टार्टिंग की थी। नाम जो मतलब है नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि गुट निरपेक्ष मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होना या किसी भी ग्रुप में शामिल ना होना। तो इसका जो फाउंडर कंट्री था, नाम का जो फाउंडर कंट्री था वो था इंडिया, यानी कि इंडिया ने ही इस नाम को स्टार्ट किया था। और अगर इसके फाउंडर लीडर्स की बात करते हैं तो फाउंडर लीडर्स में यानी कि इसमें और कई देश शामिल थे जिन्होंने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था, यानी कि कोई भी ग्रुप उसमें वो शामिल नहीं हुए थे। तो फाउंडर लीडर्स जो हैं वो है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड जोसेफ ब्रोज टिटो। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये इंडिया से थे, जोसेफ ब्रोज टिटो ये यूगोस्लाविया से थे, और जमाल अब्दुल नासिर ये इजिप्ट से थे, और सुकर्नो ये इंडोनेशिया से थे, वेन एन क्रूमा ये घाना से थे। तो ये इस देश नाम में शामिल होने वाले कंट्रीज थे। तो ये था हमारा कोल्ड वॉर इरा। इसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट थी वो यही थी, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेसन से जो इम्पोर्टेंट इवेंट थी वो यही बनती है, इन्हीं से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बनेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे।